तो सत्ता में आपने सुना, सबसे पहले इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हमने आपको बताई। मुश्तबा खामेनेई का ये पहला संदेश है, उसमें उन्होंने क्या कुछ कहा है वो साफ तौर पर ईरान के रुख को बताता है। लेकिन जो हर बीतते दिन के साथ युद्ध है वो और विध्वंसक होता जा रहा है। इस युद्ध का लगातार विस्तार भी होता जा रहा है। अमेरिका, इजराइल और ईरान युद्ध को अभी 13 दिन हुए हैं। इन 13 दिनों से पश्चिम एशिया की जमीन बारूद से धधक चुकी है। अभी भी दोनों तरफ से हमले किए जा रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को शायद ये हो सकता है कि लगा होगा कि कुछ बड़े एयर स्ट्राइक, कुछ मिसाइल हमलों के बाद ईरान की ताकत खत्म हो जाएगी। लेकिन 13 दिन की जंग की कहानी कुछ अलग है। काफी नुकसान के बाद भी तेहरान घुटनों पर आने को तैयार नहीं है। वो मिसाइल और ड्रोन हमलों से अमेरिका और इजराइल से इंतकाम ले रहा है। युद्ध के पहले ही दिन खामेनेई की मौत के बाद भी ईरान डटा हुआ है। खामेनेई के पावर सर्कल ने ऐसा जवाबी जाल बिछाया है जिसने पूरी दुनिया की चिंता को बढ़ा दिया है। लेकिन ट्रंप ये कह रहे हैं कि ईरान में सब कुछ खत्म हो चुका है। ट्रंप ने कहा कि ईरान की नेवी खत्म हो गई है, एयरफोर्स खत्म हो गई है, एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम खत्म हो गया है, रडार नहीं बचे हैं, ईरान के सभी बड़े नेता खत्म हो गए हैं। इसका मतलब है कि अमेरिका जंग जीत चुका है। ट्रंप अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। फिल्म पूरी होने से पहले ही क्लाइमैक्स दिखा रहे हैं। लेकिन सच यह है कि ईरान हमलों का जवाब दे रहा है। हॉर्मुज स्ट्रेट पर अभी तक ईरान का कब्जा है। ऐसे में ट्रंप का जीत का दावा अधूरा ही लगता है। जीत के दावे के साथ ही ट्रंप की तरफ से धमकी भी दी गई है कि मैं ईरान का इससे भी बुरा हाल कर सकता हूं। मैं 1 घंटे में आज दोपहर तक ईरान को खत्म कर सकता हूं। ट्रंप के इन दावों के विपरीत ईरान अब भी भीषण काउंटर स्ट्राइक कर रहा है। जब युद्ध शुरू हुआ तो ट्रंप और नेतन्याहू का मकसद किसी भी तरह ईरान की सत्ता बदलना था। लेकिन अब अमेरिका की खुफिया रिपोर्ट ये कह रही है कि ऐसा कर पाना मुश्किल है। ट्रंप की जीत वाले दावों पर सबसे बड़ा सवाल हॉर्मुज स्ट्रेट का बंद होना है। अगर ईरान हार गया है तो अमेरिका हॉर्मुज स्ट्रेट को क्यों नहीं खोल पा रहा? यानी किसी भी लिहाज से युद्ध की मौजूदा परिस्थिति और ट्रंप की जीत का गणित बराबर बैठ नहीं रहा है। इसीलिए ट्रंप की जीत के इस दावे को अब सीज फायर की संभावित कोशिश ही माना जा रहा है। इस पूरी कहानी को कुछ और जानकारी के साथ आइए विस्तार से आपको बताते हैं, ताकि आप ये समझ पाएं कि ईरान को लेकर ट्रंप के दिमाग में क्या चल रहा है। पहले आप ट्रंप का जीत वाला दावा सुनिए, क्या उन्होंने कहा। हालांकि ये बात सच है कि अमेरिका और इजराइल के हमलों में ईरान को अच्छा खासा नुकसान हो रहा है। IRGC के अहम ठिकाने पूरी तरह तबाह हो चुके हैं। पिछले 24 घंटे में भी इजराइल और अमेरिका की तरफ से एयर स्ट्राइक हुई है। इराक में ईरानी मिलिशिया को निशाना बनाया गया। इराक में मौजूद ईरानी मिलिशिया पर बड़ा हमला हुआ। इस हमले में काफ़ी नुकसान की खबरें हैं। ईरान में तो शहर शहर हमला हो रहा है। तेहरान समेत कई बड़े शहर अमेरिका और इजराइल के टारगेट पर हैं। ऐसा ही एक हमला IRGC के ठिकानों पर हुआ। दावा है कि इस हमले में IRGC का हथियार डिपो पूरी तरह तबाह हो गया। ये तस्वीर ईरान के खुर्रमाबाद की है, जहां एक बड़ा मिसाइल अटैक हुआ। तेज धमाके के साथ हुए हमले के बाद धुएं का एक बड़ा गुबार उठता हुआ दिखाई दिया। ईरान के साथ साथ इजराइल के टारगेट पर हिजबुल्लाह के ठिकाने भी। लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमला किया गया। इन हमलों में कई हिजबुल्लाह लड़ाकों के मारे जाने की खबर है। जब ईरान भी ये जानकारी दे रहा है, ईरान भी हमले कर रहा है। ईरान का पूरा फोकस समंदर पर है। इराक की समुद्री सीमा में ईरान ने अमेरिका के तेल टैंकर पर हमला किया। हमले के बाद तेल टैंकर में आग लग गई, जिससे वो बुरी तरह तबाह हो गया है। ईरानी मिसाइलों का निशाना बहरेन भी बन रहा है। बहरेन में उस होटल पर ड्रोन हमला हुआ जिसमें अमेरिकी सैनिकों के रुके होने की खबर थी। हमले के बाद होटल की कई मंजिलों में आग लग गई। बहरेन में ही अमेरिका के एक बेस पर भी अटैक हुआ। अमेरिकी फ्लीट के इस बेस पर ईरान पहले भी हमले कर चुका है। एक बार फिर ईरान की तरफ से अटैक किया गया। इन ईरानी हमलों के बाद साफ है कि ट्रंप भले ही बड़ी बड़ी बातें करें, लेकिन ईरान से जीतना आसान नहीं है। ईरान ने जमीन के नीचे रहस्यमयी बारूदी शहर बनाए हैं, जहां तक अमेरिका की मिसाइलें भी नहीं पहुंच सकती। ईरान ने जमीन के नीचे ही मिसाइल सिटी, एयरबेस, कमांड पोस्ट और लॉजिस्टिक्स टनल बना लिए हैं। यानी सब कुछ जमीन के नीचे छिपा हुआ है। इसे नष्ट करना इतना आसान नहीं जितना लगता है। साथ ही इस देश की सीमाएं केवल नक्शे की लकीरों से नहीं बनी हैं, बल्कि पहाड़ों, रेगिस्तानों और समंदर ने मिलकर उसे गढ़ा है। यानी किसी भी सेना के लिए ईरान में घुसना मतलब पहले उसके प्राकृतिक किले को तोड़ना है, उसके बाद उसकी मिसाइल सिटी पर हमला करना। डोनाल्ड ट्रंप आसमान से भले ही कितनी ही बारूदी बारिश कर लें, लेकिन कुदरत से ईरान को जो वरदान मिला है उसे भेदना इतना आसान नहीं है। इसीलिए ये कहा जा रहा है कि ट्रंप भी अब इस युद्ध से निकलने का दरवाजा ढूंढ रहे हैं, जिसकी कई बड़ी वजहें हैं।
पहली बड़ी वजह यह है कि लंबे युद्ध में अमेरिका को बड़ा आर्थिक नुकसान हो रहा है। अमेरिका फर्स्ट वाले ट्रंप ऐसा नहीं चाहते हैं। तेल आपूर्ति वाला समुद्री मार्ग बंद होने से पूरी दुनिया में तेल और गैस संकट है, जिसका ट्रंप पर दबाव है। ट्रंप अब तक अपनी छवि शांति दूत की बनाने की कोशिश करते रहे हैं। ईरान युद्ध से उस छवि को नुकसान हुआ है। सबसे बड़ी वजह ईरान में सत्ता परिवर्तन की कोशिश नाकाम हुई है। ऐसी परिस्थिति में अब ट्रंप जंग लंबा नहीं खींचना चाहते। वो अब सीज फायर कर ईरान से डील करना चाहते हैं, ताकि पहले की तरह खुद को दुनिया का सबसे बड़ा डील मेकर बता सकें। अमेरिका में सीज फायर प्लान एक्टिव होने की चर्चा यूं ही नहीं है। इसके पीछे अमेरिकी खुफिया एजेंसी की एक रिपोर्ट है। रॉयटर्स के हवाले से यह बताया गया है कि अमेरिका और इजराइल को उम्मीद थी कि ईरान पर हमले के बाद विद्रोह होगा, लेकिन युद्ध और लगातार बमबारी ने हालात बदले हैं। युद्ध के बाद भी विद्रोह की कोई स्थिति नहीं बन रही है। ईरान की सरकार का अब भी पूरे देश पर सीधा नियंत्रण है। ईरानी सेना और सुरक्षा एजेंसियां अभी भी मजबूती से काम कर रही हैं। यानी कुल मिलाकर सत्ता परिवर्तन का अभी कोई संकेत नहीं है। यह भी बताया गया है कि केवल हवाई हमलों से सत्ता बदलना मुमकिन भी नहीं है। सरकार बदलने के लिए ग्राउंड ऑपरेशन जरूरी है। कुर्द लड़ाकों से भी ईरानी सरकार को बड़ा खतरा नहीं है, क्योंकि कुर्द लड़ाकों के पास पर्याप्त हथियार और ताकत ही नहीं है। यानी अमेरिका के सामने दो विकल्प हैं। एक ये कि वो ग्राउंड ऑपरेशन कर सत्ता को बदले, या फिर हमला कर युद्ध में अपनी जीत बताकर सीज फायर करे। इस रिपोर्ट में हम ये भी बताया गया है कि अमेरिकी हमलों के बाद ईरान में राष्ट्रवाद की भावना बढ़ी है। विदेशी हमलों के खिलाफ ईरान के लोग पहले से ज्यादा एकजुट हुए हैं। आपसी मतभेद भुलाकर ईरान का शीर्ष नेतृत्व भी एकजुट है। इसीलिए ट्रंप की तमाम धमकियों के बाद भी ईरान न रुकने को तैयार है और न झुकने को। अरब देशों में तो अमेरिकी ठिकाने ईरान के टारगेट पर हैं ही। इस बीच एक ऐसा दावा किया गया है जिसने अमेरिका को टेंशन में ला दिया है। ये दावा यूएस के ड्रोन एक्सपर्ट और खुफिया ऑपरेशंस के पूर्व प्रमुख ब्रेट वेलिकोविच ने किया है। उन्होंने कहा है कि अमेरिका के कैलिफोर्निया पर भी ईरान का ड्रोन अटैक हो सकता है। इसके लिए शायद 136 ड्रोन का इस्तेमाल हो सकता है। समंदर में किसी शिप से हमले की आशंका है। ईरान ने इस सरप्राइज अटैक की तैयारी की है। इसको लेकर एफबीआई की तरफ से भी अलर्ट जारी किया गया है। लेकिन हालांकि ईरान के लिए उसकी धरती से अमेरिका पर हमला कर पाना मुमकिन नहीं है, क्योंकि ईरान से कैलिफोर्निया की समुद्री दूरी करीब 20,000 किलोमीटर है। इतनी दूरी तक ईरान के लिए ड्रोन और मिसाइल अटैक संभव नहीं है। दावा है कि ईरान मेक्सिको की तरफ से ड्रोन हमला कर सकता है, जहां से कैलिफोर्निया की दूरी 100 किलोमीटर है। यह हमला कैसे हो सकता है, इसे भी आप समझिए। दावा यह है कि मेक्सिको में अपराध और ड्रग नेटवर्क के जरिए हमला करवाया जा सकता है। इस इलाके में पहले से मौजूद तस्करी सुरंग का इस्तेमाल कर हमला हो सकता है। वहीं अमेरिका या मेक्सिको में मौजूद ईरानी स्लीपर सेल के जरिए भी हमला कराया जा सकता है। एक खतरा यह भी है कि अमेरिका के करीब किसी व्यावसायिक जहाज से भी ड्रोन लॉन्च किया जा सकता है। वैसे जब तक ये जंग चल रही है, खतरा सिर्फ ईरान के लिए नहीं बल्कि अमेरिका के लिए भी बना हुआ है। यही वजह है कि वॉशिंगटन के बयान लगातार बदल रहे हैं। कभी ट्रंप कहते हैं कि अमेरिका जंग जीत चुका है, तो कभी संकेत देते हैं कि अभी ऑपरेशन खत्म नहीं हुआ है। तेहरान के तेवर अलग है। उसका साफ कहना है कि युद्ध उसकी शर्तों पर ही खत्म होगा। और इसी संदेश के साथ ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने अमेरिका के सामने 3 शर्तें भी रख दी हैं। पहली शर्त है पैसा। ईरान का कहना है कि युद्ध के दौरान उसे जो नुकसान हुआ है, पहले उसकी भरपाई की जाए। यानी पहले अमेरिका युद्ध से हुई तबाही का मुआवजा दे, तभी युद्ध विराम की बात आगे बढ़ सकती है। दूसरी शर्त है हक। ईरान चाहता है कि अमेरिका उसके वैध अधिकारों को औपचारिक तौर पर मान्यता दे। इसमें मुख्य रूप से उसकी संप्रभुता, सुरक्षा हित और अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत मिलने वाले अधिकार शामिल हैं। तीसरी शर्त है गारंटी। ईरान की तीसरी मांग भविष्य को लेकर है। ईरान चाहता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऐसी ठोस गारंटी दी जाए कि आगे चलकर अमेरिका या इजराइल की तरफ से ईरान पर दोबारा सैन्य हमला या बमबारी नहीं होगी। कुल मिलाकर ईरान की मंशा क्लियर है। वो जानता है अमेरिका उससे कई गुना ज्यादा ताकतवर है, लेकिन इस सच को मानने के बावजूद वो खुद को कमजोर नहीं दिखाना चाहता। इसीलिए वो हर तरह की जंग लड़ रहा है, मिसाइलों वाली, ड्रोन वाली और जुबान वाली। ये शर्तें उसी जुबानी जंग का हिस्सा कही जा सकती हैं। इस बयानबाजी के बीच जंग का सेंटर हॉर्मुज स्ट्रेट बन गया है, जहां ईरान ने भीषण अटैक कर अमेरिका के 2 जहाज उड़ा दिए।
ये सिर्फ ईरान का हमला नहीं है, बल्कि ये अमेरिका को ईरान का जवाब है। इराक के बसरा पोर्ट के पास समंदर में अचानक आग की लपटें उठी और देखते ही देखते 2 अमेरिकी ऑयल टैंकर धधकने लगे। ये कोई साधारण हादसा नहीं था, बल्कि इसे सीधे सीधे अमेरिका के लिए एक कड़ा संदेश माना जा रहा है। बताया जा रहा है कि अमेरिकी कंपनी STS से जुड़े 2 ऑयल टैंकरों को निशाना बनाया गया। समंदर के बीचों बीच आग की ऊंची लपटें और धुएं का गुबार कई किलोमीटर दूर से दिखाई दे रहा था। लेकिन इसी बीच इराकी सुरक्षा कर्मियों ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया और बहादुरी दिखाते हुए टैंकर पर फंसे करीब 25 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। इस जंग में पहली बार है जब ईरान की तरफ से नेवल ड्रोन का इस्तेमाल हुआ है। ये नेवल ड्रोन तेल टैंकर, कंटेनर शिप और युद्धपोत के लिए बड़ा खतरा है। लेकिन आइए बात करते हैं महायुद्ध के उस पन्ने की जिसमें भारत पर तेल संकट, सिलेंडर संकट वाली कहानी है। इस पर सरकार से सवाल भी पूछे जा रहे हैं और जबरदस्त राजनीति भी हो रही है। संसद के बजट सत्र की कार्यवाही के दौरान आज कांग्रेस, DMK, TMC, समाजवादी पार्टी और दूसरे विपक्षी दलों के सांसदों ने हंगामा किया। संसद परिसर में पोस्टर के साथ प्रदर्शन किया, नारेबाजी की। रसोई गैस की बढ़ती कीमतों और सिलेंडर की मारामारी के बीच सरकार के खिलाफ विपक्ष ने हल्ला बोल दिया है। विपक्ष के प्रदर्शन, पोस्टरबाजी और नारेबाजी के बीच राहुल गांधी की एक तस्वीर वायरल हो रही है। नेता विपक्ष राहुल गांधी ने प्रदर्शन के दौरान संसद परिसर की सीढ़ियों पर विपक्षी सांसदों के साथ बैठकर चाय और बिस्किट का आनंद लिया। दूसरी तस्वीर लोकसभा के अंदर की है। पीठासीन अधिकारी जगदम्बिका पाल बोल रहे थे। इस दौरान TMC की कई महिला सांसदों ने बर्तन बजाकर विरोध प्रदर्शन किया। TMC सांसद LPG गैस के मुद्दे पर ध्यान दिलाने के लिए बर्तन वाला विरोध प्रदर्शन कर रही थी। TMC सांसद महुआ मोइत्रा, प्रतिभा मंडल, जून माल्या, सायनी घोष और माला रॉय बर्तन लेकर गई थी। इस दौरान अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस समय का मुकाबला देश को एकजुट होकर करना है। इस तरह की राजनीति करके मुकाबला नहीं करना है। सबको जो आज 2024-25 में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में वो FDI का स्टॉक 308 बिलियन से बढ़ के 700 माननीय सदस्य आप प्लीज सुनिए। अध्यक्ष जी, जिस तरह से विश्व में आज एक बड़ी समस्या है, आज समय ऐसा है जिसमें पूरे देश को, चाहे किसी भी दल में हो, सबको एकजुट होके इस समस्या का समाधान करना है। राहुल गांधी ने लोकसभा में आज LPG संकट का मुद्दा उठाया। सरकार से उन्होंने कई तीखे सवाल पूछे। देश के हालात को बताते हुए कहा कि रेस्टोरेंट बंद हो रहे हैं। LPG को लेकर लोगों में घबराहट है। अभी तो दर्द की शुरुआत हुई है। गैस की किल्लत है, ये सिर्फ शुरुआत है। राहुल गांधी के बयान के थोड़ी देर बाद पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी ने सवालों का जवाब दिया। उन्होंने बताया देश में पेट्रोल डीजल की कमी नहीं है, 100% सप्लाई है, कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि ये माना कि हॉर्मूज स्ट्रेट से 20% आवाजाही प्रभावित हुई है। भारत में तेल भंडार अभी कंट्रोल में है। भारत 40 देशों से क्रूड ऑयल आयात करता है। ये भी बताया है कि घरेलू गैस का उत्पादन 28% बढ़ाया गया है। This war is going to have far-reaching consequences. The pain has just started. Restaurants are closing. There's widespread panic about LPG. Street vendors are affected. And as I said, this is only the beginning. Refineries are operating at high capacity utilization. In several cases, they are exceeding 100%. There is no shortage of petrol, diesel, kerosene, ATF or fuel oil. The availability of petrol, diesel, aviation, turbine fuel, kerosene and fuel oil is fully assured. Retail outlets across the country are stocked and supply chains for these products are functioning normally. The foundation of every single nation is its energy security. But allowing the United States to decide who we buy oil from, who we buy gas from, and this is a very puzzling fact for me, it has been a very puzzling fact why a nation the size of India would allow
any other nation, the president of another nation, to give us permission to buy Russian oil, to decide who our relationships are with. This is not the moment for rumor mongering or fake narratives. India is navigating the most severe global energy disruption in recorded history. Crude supply is flowing, gas is prioritized for homes and farms, LPG production has been stepped up by 28%. Consumer prices are held far below what makes markets and regional competitors and dictate. Schools are open. Petrol is on the forecourt. Every citizen, regardless of political affiliation, has a stake in that. India must stand united behind the energy warriors, behind the institution managing the crisis, and behind the national interest. राजनीति अपनी जगह है, लेकिन सवाल यही है कि देश में तेल गैस संकट की सच्चाई क्या है, लोग कितने परेशान हैं। आपको बता दें कि जो जानकारी सामने आ रही है उसके अनुसार ग्रामीण इलाकों के लिए एलपीजी सिलेंडर की बुकिंग का समय बढ़ाकर 45 दिन किया गया है। अभी वहां पर 25 दिन के अंदर सिलेंडर मिलता था, शहरी इलाकों में 25 दिन के अंदर ही सिलेंडर मिलेगा। सरकार का कहना है कि अफवाह की वजह से लोग जल्दी जल्दी सिलेंडर भरवा रहे हैं। हमारे पास देश के अलग अलग राज्यों से, अलग अलग शहरों से कई ऐसी तस्वीरें आई हैं जिसमें एलपीजी के लिए परेशान लोग दिख रहे हैं। लंबी कतार है, लंबा इंतजार है। एलपीजी की किल्लत के कारण एजेंसी और गैस गोदाम पर घंटों कतार में खड़े होकर लोग अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। सरकार के दावे और जनता की परेशानी को सिर्फ 120 सेकंड की न्यूज रील में आप ही देखिए। Domestic supply is fully protected and the delivery cycle is unchanged. The standard time for booking to delivery for domestic LPG cylinders remains 2.5 days unchanged from pre-crisis norm. Field reports indicate hoarding and panic booking at the distributor and retail level, driven by consumer anxiety rather than any actual supply shortage. फरवरी को मैंने सिलेंडर बुक किया, अभी तक घर नहीं पहुंचा। 25 फरवरी को ठीक है, यहाँ सिलेंडर लेने आ रहा हूँ कि लाइन में लग जाओ। लाइन 3 दिन से लाइन में लगा, अभी तक सिलेंडर नहीं मिल रहा है और चूल्हा पर रोटी बना रहे हैं। नहीं धुप च खड़ा कोई सानू कोई वो नहीं दस रहे भी कितना मिलना है कि नहीं। सिलेंडर बुक है आपका? बुकिंग हुई है साडी। बाहर से लोग आते हैं, चले जाते हैं अंदर, डायरेक्ट चले जाते हैं। सिलेंडर है एक ही है, सिलेंडर खत्म हो रखा। कल भी आए थे, कल भी उन्होंने प्रतिनिधि कह रहे कल आओ सुबह। क्या तमाम निकायत रहा है, मगर 3 दिन से आओ लाइन लागो चले जाओ। तो मैं तो कल से आ रहा हूँ, लाइन में लगा हूँ। अच्छा, कल भी लगे थे? जी, सुबह 6 बजे से। ये तो भारत की रीत लाइन में लगना। अच्छा। तो चला आ रहा है जमाने से। अच्छा। तो कभी नहीं खत्म होगा। उनके हिसाब से 5 दिन होगा, लेकिन जिस किसी को इमरजेंसी तो वो क्या करे? जब चूल्हा भी नहीं जलने का कहीं पे ऑप्शन है तो कहाँ से बना लेगा? किसके घर में रोज हम गैस में दूध गर्म करेंगे? एक दिन का हो तो गर्म कर ले इंसान, रोज तो थोड़ी ना गर्म कर सकते हैं किसी घर में। अब आपको मुंबई की तस्वीर दिखाते हैं, जहां गैस की वजह से शादी समारोह पर असर पड़ रहा है। गेस्ट हुए कम, इसे आप शादियों में बारातियों वाली कटौती कह सकते हैं। कई जगह केटरिंग और होटल इंडस्ट्री प्रभावित होने से शादी समारोह में मेहमानों की संख्या और इंतजाम दोनों पर असर पड़ रहा है। कहा जा रहा है कि मुंबई में कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कमी हो रही है। होटल और रेस्टोरेंट एसोसिएशन के अनुसार लगभग 20% होटल और रेस्टोरेंट बंद हो चुके हैं, क्योंकि उनके पास खाना बनाने के लिए गैस नहीं है। केटरर्स का कहना है कि बुकिंग महीनों पहले से ली हुई है, लेकिन अब गैस सिलेंडर मिलना मुश्किल हो रहा है, जिससे फंक्शन मैनेज करना कठिन हो गया है। देश में एक तरफ जहां गैस की आपूर्ति को लेकर चारों तरफ हाहाकार मचा है, तो दूसरी तरफ अब विवाह शादी के फंक्शन में भी संकट मंडराते हुए दिखाई दे रहा है। जी हाँ, अब जो हॉल में जो तमाम जो खाने की कैटरिंग के जो ऑर्डर दिए जाते थे, जो गैस की वजह से अब उस पर भी पाबंदी लगते हुए दिखाई दे रही है। इतने लोगों को कटौती कर दी गई है, गैस सिलेंडर नहीं मिल रहा है। हम लोग ने 75 लोगों को कटौती कर दी है। 150 जन है, अभी 70 के 75 जन ही है, 75 जन है। और एकदम सिंपल सादाई से हम लोग शादी कर रहा है। जो खास है घर के, उनको ही बुलाया है। मेनू कार्ड भी बदला है। हाँ, मेनू कार्ड भी बदला दिया है, क्योंकि क्या कहाँ पे 500 और कहाँ पे 200, तो हम लोग को मेनू कार्ड चेंज करना पड़ा है। आगे का ऑर्डर तो नहीं दे रहे हम लोग, आगे का ऑर्डर सब कैंसिल कर रहे हैं, क्योंकि गुड़ी पड़वा है आगे तो, लेकिन किल्लत की वजह से, और अभी किसी का भी सिलेंडर तो है ही नहीं। तो अभी या तो कोयला चला रहे हैं या तो इलेक्ट्रिक पट्टी पे काम कर रहे हैं। कितने ऑर्डर अब तक कैंसिल किए जब से गैस सिलेंडर के ये दिक्कतें आई? एक 4 से 5 के गुड़ी पड़वा के ही ज़्यादातर फंक्शन थे वो कैंसिल हुए हैं।
इतना ही नहीं, मंदिरों के भंडारे की रसोई पर भी अब कमर्शियल एलपीजी गैस सिलेंडर किल्लत का असर देखा जा रहा है। हरियाणा के पंचकुला स्थित सिद्धपीठ माता मनसा देवी मंदिर की रसोई में कमर्शियल एलपीजी गैस सिलेंडर की किल्लत की खबर आई है। बताया जा रहा है कि इस वजह से भंडारे के मेन्यू में जल्द ही चपाती और हलवे को हटाया जा सकता है, क्योंकि भंडारे की रसोई में रोटी और हलवा बनाने की मशीन के लिए कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर नहीं मिल पा रहा है। मंदिर प्रशासन ने विकल्प के रूप में लकड़ियों को इकट्ठा किया है। जल्द ही लकड़ी के चूल्हों से खाना बनाने की नौबत आ सकती है। कमर्शियल गैस सिलेंडर की सप्लाई ठप होने के कारण संकट मंदिरों के लंगर पर भी पड़ गया है। मैं इस वक्त पंचकुला के सिद्धपीठ माता मनसा देवी मंदिर में मौजूद हूं, जहां पर लगातार लंगर चलता है। लेकिन यहां पर जो आप लंगर इस वक्त देख रहे हैं, ये ऑल्टरनेट तरीके से बनाया गया है, क्योंकि जो कमर्शियल गैस सिलेंडर यहां पर आते हैं उनकी सप्लाई ठप है। रोटी की जगह चावल ने ले ली है और चावल के साथ लकड़ी के चूल्हों पर जो कड़ी और चने की सब्जी बनाई गई है वो परोसी जा रही है, क्योंकि बताया जा रहा है कि रोटी बनाने की जो मशीन है वो चलती है एलपीजी गैस से, लेकिन फिलहाल वो मशीनें बंद पड़ी हैं क्योंकि सिलेंडर की सप्लाई नहीं है। रोटी की कमी है, गैस सिलेंडर नहीं है जी। अभी आगे की सिचुएशन रहेगी, उसके अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा कि कितने हमें लकड़ी जो है चाहिए होगी, क्योंकि एलपीजी का तो मुश्किल लग रहा है कि जैसे प्रॉब्लम आ नहीं रहे सिलेंडर, हम डिमांड कर रहे हैं तो सिलेंडर नहीं पहुंच रहे हैं। लोकसभा स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव के गिरने के बाद विपक्ष अब मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने की कोशिश में लगा है। सूत्रों के मुताबिक मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार को पद से हटाने के प्रस्ताव के लिए 200 से अधिक सांसदों ने नोटिस पर हस्ताक्षर किए हैं। सूत्रों के अनुसार लोकसभा के 130 सांसदों ने और राज्यसभा के 63 सांसदों ने इस नोटिस पर हस्ताक्षर किए हैं। नोटिस शुक्रवार को संसद के किसी एक सदन में पेश किए जाने की संभावना है। हालांकि ये स्पष्ट नहीं है कि इसे किस सदन में पेश किया जाएगा। नियमों के अनुसार मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने के लिए नोटिस पर लोकसभा के कम से कम 100 सांसदों और राज्यसभा के 50 सांसदों के हस्ताक्षर आवश्यक होते हैं। इस नोटिस पर विपक्षी गठबंधन के सभी दलों के सांसदों ने हस्ताक्षर किए हैं। इसके अलावा आम आदमी पार्टी के सांसदों ने भी नोटिस पर हस्ताक्षर किए हैं। हालांकि पार्टी अब आधिकारिक रूप से इस गठबंधन का हिस्सा नहीं है। ये पहली बार है जब मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाने के लिए इस तरह का नोटिस दिया गया है। इस नोटिस में मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ 7 आरोप लगाए गए हैं, जिनमें पद पर रहते हुए पक्षपातपूर्ण और भेदभावपूर्ण आचरण, चुनावी धोखाधड़ी की जांच में जानबूझकर बाधा डालना और बड़े पैमाने पर मतदाताओं को मताधिकार से वंचित करना जैसे आरोप शामिल हैं। विपक्षी दल सीईसी पर बीजेपी की मदद का आरोप लगाते हैं, खासकर एसआईआर को लेकर। इसमें भी विशेष रूप से एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर चिंता जताई गई है। ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग पर वास्तविक मतदाताओं के नाम हटाने का आरोप लगाया है। मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने की प्रक्रिया भी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों को हटाने के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया की तरह ही होती है। सीईसी को हटाने का प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है और इसे पारित होने के लिए बहुमत की जरूरत होती है। और अब एक महत्वपूर्ण खबर जो सुप्रीम कोर्ट से आई है और इसका कीवर्ड है आरक्षण। ओबीसी वर्ग के लोगों को 27% आरक्षण मिलता है, लेकिन इसमें एक नियम है कि जो लोग क्रीमी लेयर में हैं, यानी जो आर्थिक रूप से संपन्न हैं, उन्हें ये आरक्षण नहीं मिलता। अभी तक सरकार 8 लाख रुपए सालाना कमाने वालों को क्रीमी लेयर में मानकर आरक्षण से बाहर कर देती थी। अब इसी पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ओबीसी का कोई उम्मीदवार क्रीमी लेयर में आता है या नॉन क्रीमी लेयर में, इसका निर्धारण सिर्फ उसकी आमदनी से नहीं किया जा सकता। माता पिता की सैलरी देखकर भी किसी बच्चे का आरक्षण नहीं छीना जा सकता। सैलरी के साथ साथ ये भी देखना होगा कि माता पिता किस पद पर काम कर रहे हैं। बल्कि 1993 के मूल दिशा निर्देशों के अनुसार पद की स्थिति और अन्य फैक्टर्स को भी ध्यान में रखना होगा। अगर किसी के माता पिता ग्रुप 4 की सरकारी नौकरी में हैं और समय के साथ उनका वेतन बढ़कर 8 लाख रुपए सालाना से ज्यादा हो गया है, तब भी उनके बच्चों को आरक्षण का फायदा मिलेगा। उन्हें क्रीमी लेयर में नहीं डाला जाएगा। इसके अलावा खेती किसानी से होने वाली कमाई को भी इस 8 लाख की लिमिट में नहीं जोड़ा जाएगा। जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस आर महादेवन की बेंच ने आज मद्रास, केरल और दिल्ली हाईकोर्ट के उन फैसलों पर मोहर लगाते हुए ये बात कही जो सिविल सेवा परीक्षाओं के लिए ओबीसी के लाभ का दावा करने वाले उम्मीदवारों की पात्रता से संबंधित है। इस फैसले में प्राइवेट, बैंक और पीएसयू कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत है।
पहले ये होता था कि प्राइवेट कंपनी, बैंक या सरकारी कंपनियों में काम करने वालों की सिर्फ सैलरी देखकर उनके बच्चों को आरक्षण से बाहर कर दिया जाता था। कोर्ट ने इसे भेदभावपूर्ण बताया और कहा कि सरकारी कर्मचारियों के बच्चों और प्राइवेट या पीएसयू कर्मचारियों के बच्चों के साथ अलग व्यवहार नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने कहा कि जब तक सरकार ये तय नहीं कर लेती कि प्राइवेट कंपनी का कौन सा पद सरकारी नौकरी के किस लेवल के पद के बराबर है, तब तक प्राइवेट नौकरी वालों की सिर्फ सैलरी देखकर उन्हें क्रीमी लेयर में नहीं डाला जा सकता। जिन युवाओं को पहले इस गलत नियम की वजह से आरक्षण का फायदा नहीं मिला या उनकी रैंक खराब हो गई, उन्हें अब पुरानी तारीख से इसका फायदा दिया जाएगा। सरकार को इसे ठीक करने के लिए 6 महीने का समय दिया गया है। अगर जरूरी हुआ तो अतिरिक्त पद जोड़े जाएंगे ताकि दूसरे वर्गों के कर्मचारियों की वरिष्ठता पर असर न आए। सुप्रीम कोर्ट के बाद अब खबर इलाहाबाद हाईकोर्ट से है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बरेली के डीएम अविनाश सिंह और एसएसपी अनुराग आर्य को नोटिस भेजा है। इन दोनों अधिकारियों को अवमानना के एक मामले में 23 मार्च को व्यक्तिगत रूप से पेश होने के लिए कहा गया है। कोर्ट ने यह भी कहा है कि अगर बहाना बनाकर ये दोनों अधिकारी हाजिर नहीं होंगे तो गैर जमानती वारंट के माध्यम से उपस्थिति सुनिश्चित की जाएगी। दरअसल डीएम और एसएसपी पर घर में सामूहिक नमाज पढ़ने से रोकने का आरोप है। मामला बरेली के मोहम्मदगंज गांव में 16 जनवरी 2026 का है, जब हसीन खान के घर में मुस्लिम समुदाय के कुछ लोग नमाज पढ़ रहे थे। हिंदू परिवारों की शिकायत पर पुलिस ने इस पर रोक लगा दी थी। आरोप है कि हसीन खान को नमाज पढ़ते हुए पुलिस उठा कर ले गई और चालान कर दिया। पुलिस ने उन्हें धमकाया कि हमारे हिसाब से नहीं बोलोगे तो बुलडोजर चल जाएगा। फिलहाल हूटर बज चुका है, यानी सत्ता में आज का वक्त खत्म हो गया है। कल शाम 7 बजे आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी। तब तक सभी न्यूज़ मित्रों से मेरी गुजारिश है कि वो सत्ता की न्यूज़ रील्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और फिलहाल मुझे दें इजाज़त।